हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधार सिरा क्लासेस। तो आप आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा और पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की थी, जिसमें अवतल दर्पण की बात की थी, उत्तल दर्पण की बात की थी, यह कैसे बनता है इसकी बात की थी और उससे संबंधित जितने सारे मुख्य पॉइंट थे, जितने सारे मुख्य बिंदु थे, उन सबको हम लोगों ने समझा था। और आज जो है हम लोग उन्हीं बिंदुओं को परिभाषित करेंगे, उन्हीं बिंदुओं को परिभाषा के रूप में लिखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। कितने लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी कि आपने कुछ सारे बिंदु बता दिए, सारे बिंदु समझा दिए, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए जो है हम इस वीडियो में जो है आप लोगों को इन सारे पदों की परिभाषाएं लेकर आए हैं जिसको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से आज का हमारा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पदों की परिभाषाएं, जिन पदों की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखना आपका व्यर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद आइए इस वीडियो पर, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, आपका पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमने की थी वक्रता केंद्र की पिछले वीडियो में, और आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे वक्रता केंद्र की, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब वक्रता, कर्वेचर मतलब वक्रता और सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं हम पहले भी, लेकिन इसको हम परिभाषित कर दिए आज की वीडियो। तो देखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो है, कोई भी गोलीय दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिसको हम लोगों ने डॉट से दर्शाया था, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अक्षर C से निरूपित किया जाता है, इसको वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। किससे? C से। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा बात। अब देखिए, यह वक्रता केंद्र जो है, इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो है, यह परावर्तक तल की ओर होता है, जहां माने जिधर परावर्तक तल होता है ना, उसी के साइड होता है। ठीक है, लेकिन वही उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। C की स्थिति जो है उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण परावर्तक तल की ओर होता है, अवतल दर्पण परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। अब चलिए, अब समझते हैं हम लोग अगले पॉइंट जिसकी हम लोगों ने कल बात की थी, जिसका नाम है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसको। तो कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपको पता है कि परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल वो होता है जहां से प्रकाश जो है क्या होती है? परावर्तित होती है, और यह पॉलीतार सतह का भीतरी वाला भाग होता है, कह सकते हैं ना, अपोजिट भाग होता है नहीं। तो उसको हम लोग, अब देखिए, उसके मध्य बिंदु, उसके परावर्तक तल जो है ना, उसके मध्य बिंदु, उसके बीच वाले भाग को, जिसको हम लोगों ने कल P से निरूपित किया था, उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपको हम पहले ही कह चुके, अगर इसके पिछले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या आपको केवल परिभाषा से काम चलाना, तब इसको देख सकते हैं डायरेक्ट। तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं उसको, और यह जो है दर्पण के पृष्ठ पर ये होता है। यह कहाँ होता है? दर्पण के पृष्ठ पर, माने दर्पण जहाँ होता है ना, उसी के बीच वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, दर्पण का जो होता है ना बीच वाला कर्व जो होता है, इसके बीच वाले भाग को कहते हैं। यह कहाँ होता है? दर्पण के पृष्ठ पर होता है, माने दर्पण पर होता है। और इसको जो है P द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको किससे निरूपित करते हैं? P से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, और
ध्रुव को P से। वक्रता केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर। और ध्रुव की स्थिति क्या होती है? यह दोनों दर्पणों के पृष्ठ पर होता है। ठीक है, दोनों दर्पणों के पृष्ठ पर होता है। तो आप इस दोनों को टॉपिक को समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव की बात हम लोगों ने कर ली है। इसके तुरंत बाद हमने वक्रता त्रिज्या की बात नहीं की, तो इसके साथ हमारी बेईमानी होगी। तो इसलिए जो है हम लोग वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, उसके बाद आगे वाले परिभाषित शब्दों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वक्रता त्रिज्या होता क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका सबसे मुख्य बात क्या है आपको बता देते हैं हम। यह दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी, वक्रता केंद्र यानी कि सी, और ध्रुव यानी कि पी। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, या क्या होती है? पी से लेकर के सी तक की दूरी होती है। इसको हम लोग बताते हैं पीसी से। पीसी कह सकते हो ना जी। लेकिन इसको हम लोग ध्रुव पी के बीच की दूरी होती है, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? बड़का आर से दर्शाते हैं। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? बड़का आर से करेंगे। ध्यान में रखिएगा बात, याद रखिएगा बात। इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? बड़का आर से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? पी से सी तक की दूरी होती है, पीसी होती है, यानी कि आर। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और यह क्या होता है? किसी खोखले गोले का माने जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, वो दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, सबकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सेम होती है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। माने गोलीय दर्पण के P और यहाँ मान लीजिए C है, तो इसको मिलाने वाली, यह नहीं PC नहीं, उसको मिलाने वाली रेखा जो है, इससे मिलने वाली रेखा जो है, इसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष पर ही ध्रुव होता है, सॉरी, मुख्य अक्ष पर भी क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। आगे जो हम लोग फोकस पढ़ने वाले हैं वो सब क्या होता है? मुख्य अक्ष पर ही होता है, तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। अगला हम लोग समझते हैं अभिलंब को। अभिलंब क्या होता है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने ज्यादा वीडियो में नहीं की है, लेकिन फिर भी बहुत की है। तो देखिए अभिलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, यहाँ पर भी लगा लीजिए ना, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कही जाती है। गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, माने गोलीय दर्पण है, इस पर यहाँ पर मान लीजिए सी है, अब यहाँ से यहाँ पर मिलाइए, यहाँ पर मिलाइए, कहीं मिला दीजिएगा ना, सब क्या होगा? सब जो है अभिलंब होगा। सब इस बिंदु पर क्या होगा? अभिलंब होगा। टोटल का टोटल अभिलंब होगा। यही बात हमने आपको पिछले वीडियो में समझाने की बात कही थी, और कहा था कि अगले वीडियो में जो है इसको हम लोग लिखेंगे, तो यही बात हमने लिख दी है। गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर वक्रता केंद्र से डाली गई रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाई गई रेखा गोलीय उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। और अब देखिए यहाँ से C से लेकर के, अब यह गोला का भाग है, तो यह बिंदु या यह दोनों क्या है? त्रिज्या है जी, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इस अभिलंब की लंबाई जो है वक्रता त्रिज्या r की बराबर होती है। इस अभिलंब की लंबाई जो है वक्रता त्रिज्या r के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि अगर वक्रता केंद्र जो है, यह केंद्र है, यह गोले का भाग है, यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डालिए, कहीं पे डालिए, ये दोनों सब क्या है? त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हैं तो सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है? इसलिए हमने लिखा है ये r के बराबर होती है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित किया जाता है। यह क्या होता है? P से लेकर C तक की दूरी होती है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को। अभिलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी भी बिंदु पर अगर
वक्रता केंद्र से मिला दिया है किसी बिंदु को, तो उसको उस बिंदु पर क्या करते हैं, अभिलंब करते हैं। यह किसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ध्यान में रखिएगा बात, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसके आगे वाले बिंदु को, जिसको हम लोग फोकस करते हैं या मुख्य फोकस करते हैं। फोकस या मुख्य फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी परिभाषा जरूर याद रखिएगा। तो इसको फोकस और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे इसको। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष आप लोग समझ गए हैं क्या होता है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के उसी पी और सी को मिलाने वाली रेखा के समानांतर, समानांतर मतलब जैसे अगर इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहे तो उसको हम कहेंगे समान अंतर, यानी समान अंतर पे दो वस्तु हमेशा समान अंतर पर रहे तो उसको क्या कहेंगे, वो वस्तु क्या है, समानांतर। दो रेखाएं हमेशा समान अंतर पर रहे तो उसको कहेंगे समानांतर। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश, आपतित मतलब आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण से जब परावर्तित होती है तो जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें अवतल दर्पण में याद रखो, वास्तविक किसमें होता है, अवतल दर्पण में होता है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से मिलती हुई, या यहाँ पे लिख सकते हैं आती हुई, ठीक है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण। आती हुई किसमें होगी, उत्तल दर्पण में। यहाँ पर छूट गया है क्या, मिलती हुई, या यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोष्ठ में लिख लीजिएगा उत्तल में, ठीक है। उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण भी अवतल दर्पण, उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको किससे रिपीट किया जाता है, कैपिटल एफ से याद रखिएगा, छोटा एफ से नहीं, स्मॉल एफ से नहीं, स्मॉल एफ से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, कैपिटल एफ से करेंगे। तो इसको कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। अब देखिए चलिए पोजीशन जान लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। अवतल दर्पण में पोजीशन क्या है इसके, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मतलब परावर्तक ताल, परावर्तक सतह के सामने, परावर्तक सतह की ओर, जो हम लोग सी की स्थिति थी ना वही एफ की स्थिति है। दर्पण के सामने माने परावर्तक सतह की ओर, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे यानी परावर्तक सतह के दूसरी ओर माने दर्पण के पीछे। इसमें फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। इसमें फोकस आप बना सकते हैं, लेकिन इसका फोकस जो आभास किया जाता है कि हाँ मुंह से आ रहा है। इसमें जो है फोकस आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका फोकस नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फोकस आभासी होता है। इसमें केवल अनुमान लगाया जाता है कि हाँ वहां से आ रहा है तो वह फोकस है, ठीक है। तो आप लोग फोकस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ऐसी मेरी आशा है। चलिए अब फोकस दूरी समझ लेते हैं, थोड़ा फोकल लेंथ कहते हैं इसको। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। चलिए ध्रुव हम लोगों ने पहले जान चुके हैं, पी, और फोकस की दूरी, फोकस माने पी एफ को जो है कहा जाता है फोकस दूरी। और इसको निरूपित किससे किया जाता है, स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ से। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि कभी भी भूलकर भी फोकस को स्मॉल एफ से निरूपित मत करना, तो गलत हो जाएगा। तो फोकस को जो है कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यह दर्पण के छोटे द्वारक के लिए, दर्पण के छोटे द्वारक के लिए, द्वारक के बारे में अभी हम लोग अभी हम लोग जानने वाले हैं, तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा, द्वारक का नाम सुनिए। तो छोटे द्वारक के लिए जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दर्पण का छोटा द्वारक ही होगा। इसलिए हमेशा जो है फोकस जो है दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। इसमें हम लोग छोटे द्वारक के लिए ही पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर में जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे हमेशा छोटे वक्रता त्रिज्या जो के आधी ही होगी। फोकस क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस जो है वक्रता त्रिज्या, फोकस यानी कि स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की आधी, एक बराबर r/2। इस फॉर्मूला को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपको अगले वीडियो में नहीं, इसके अगले के अगले वीडियो में जो है आपको इस फॉर्मूला जो है मैं सिद्ध भी करवाऊंगा, प्रूफ भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग जान चुके हैं।
तो फोकस दूरी क्या कहेंगे, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है। और फोकस किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाती है अवतल दर्पण में, जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उसको हम लोग कहेंगे उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इसको F से निरूपित करेंगे और इसकी स्थिति कहाँ होगी, C की स्थिति के समान होगी। ये वास्तविक अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होगा और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं द्वारक की तरफ और फोकल तल की तरफ, फोकस तल की तरफ। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं फोकस तल को। फोकस तल यानी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है जी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में पक्का बता रहे हैं। तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसमें उतना ज्यादा जो है जटिल हो गया था संरचना, और इसको भी बता देते तो वो और जटिल हो जाती, इसलिए उसको नहीं बताया था मैंने। तो चलिए देखिए, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहें, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, गोलीय दर्पण के मुख्य से फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यह एक दर्पण है x एक्स, ठीक है, इसका ध्रुव P है, यह इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, यह इसका फोकस है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण जो है A से आई B पर टकराई और F से जाकर निकल गई, दर्पण के समानांतर आ रही है, याद रखिएगा दर्पण के समानांतर आ रही है। यहाँ से भी एक EG किरण आई, दर्पण से टकराई और F से जाकर निकल गई। अब देखो दो प्रकाश की किरणें निकली है तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा। तो देखिए इसके और इसके बीच के दूरी को हम कहेंगे, माने इसके माने इस समानांतर किरण के और इस समानांतर किरण के बीच की दूरी F पर एगो लंब डाल दिया जाए, F पर एगो लंब डाल दिया जाए, ध्यान रखिए F पर एगो लंब डाल दिया जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस तल, यानी F1 F2 क्या होगा, फोकस तल होगा। इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें भी वही A डैश B डैश जो किरण आई है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, यह आपतित किरण है, यह किरण आई और यह टकरा कर वापस लौट गई। यह हमें लग रही है कि कौन से आ रही है, F डैश से, सॉरी। और उसी तरह E डैश B डैश किरण आई और टकरा के वापस लौट गई, और हमें क्या लग रहा है कि ये हमें क्या लग रहा है कि यह F डैश से आ रही है। तो इसके समानांतर भी एक लंब खींच देंगे और लंब खींचने के बाद इसकी दूरी को क्या कहेंगे, F1 डैश और F2 डैश को कहेंगे फोकल लेंथ, फोकस तल। इसको क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। इन दोनों को फोकस तल कहेंगे। इसको आप लोग समझ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक जिसको हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ मिरर, क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं इसकी। गोलीय दर्पण की प्रभावी चौड़ाई जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की प्रभावी चौड़ाई जिससे गोलीय दर्पण की चौड़ाई जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक और परिभाषा, दर्पण का द्वारक वह, इसी बात को जो है एक और तरीके से लिखा गया है, दर्पण का द्वारक वह भाग है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश को परावर्तित करने वाली सारी भाग जो है दर्पण का द्वारक करती है। एक बात बताइए, दर्पण का द्वारक यही ना भाग जो है प्रकाश को परावर्तित करता है, इसी की लंबाई को जो है दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो हम कहते हैं दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा
इसकी लंबाई देखिए ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे हो और इसमें इनमें ए पी और बी, ए बी बराबर ए पी बी, और इसमें भी मान लेते हैं ए पी और बी, ए बी बराबर ए पी बी, दोनों में किस पर ज्यादा सूट कर रहा है, इस ये बड़े वाले द्वारक पर कि छोटे वाले द्वारक पर? इसी ए पी बी को कहते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक। दोनों में किस पर सूट कर रहा है, इस पर कि इस पर? एब्सोल्युटली इस पर कर रहा है नहीं, क्योंकि यह जो है थोड़ा सा इसका द्वारक क्या है, छोटा है। जितना द्वारक छोटा होगा उतना ही ज्यादा इसका जो लंबाई जो है हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, समझ लेते हैं दर्पण के द्वारक को। तो इसमें M1 M2 जो है, M1 M2 यानी कि यह जो है, यह M1 M2 को ही दर्पण का द्वारक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। और इसमें इस भाग को यानी कि M1 M2 डैश, M1 डैश और M2 डैश को ही इसका द्वारक कहेंगे। तो दर्पण की जो लंबाई होगी जिससे प्रकाश परावर्तित होता है उसी को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। आज का टॉपिक, और इसी इसी द्वारक के छोटे होने से होता है 1 बराबर r/2। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई पूरी हो सकेगी और अंत में जो है आप एक अच्छे फिजिक्स के नॉलेज लेकर निकलेंगे। ठीक है, तो आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।